आज हम लोग पढ़ेंगे रक्षा की अवधारणा, खतरे का आकलन। हालांकि चैप्टर लंबा है थोड़ा सा मित्रों। चलो देखो कितने भाग में इसको समाप्त किया जाता है। तो ये आपका जो चैप्टर है उसका नाम है रक्षा की अवधारणा, खतरे का आकलन, रक्षा नियोजन एवं सुधार, भारत चीन एवं पाकिस्तान की सैन्य शक्ति। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे रक्षा की अवधारणा। मित्रों ये संभवतः आपका पार्ट बी है और 5वीं यूनिट है। चलिए रक्षा की अवधारणा। मित्रों रक्षा की अवधारणा, रक्षा तो आप लोग जानते ही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की विस्तृत अवधारणा का मात्र एक अंग होता है रक्षा, जो कि राष्ट्र के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण तत्व होता है। ये रक्षा, इसी पर राष्ट्र की सुरक्षा, रक्षा एवं संपूर्ण विकास ही निर्भर होता है। चलिए शुरुआत कर रहे हैं। रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा की विस्तृत अवधारणा का मात्र एक अंग है जो आक्रमण या आक्रमण से भय की दशा में प्रयोग किया जाता है। युद्ध मानव का एवं मानव युद्ध का सबसे गहरा एवं जन्मजात मित्र है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य जब से धरती पर आया है हथियार ही उठाता रहा है। बाकी अन्य कार्य सभी ने किया या नहीं किया, लेकिन जब से धरती पे मनुष्य आया है सदा हथियार ही उठाता रहा है। यह सैनिक शक्ति द्वारा अपनी सुरक्षा की गारंटी देता है। क्या? रक्षा। दुनिया मानती है कि विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना ही अच्छा तरीका है, लेकिन वही यह भी मानते हैं कि हथियार का जवाब हथियार ही है। तो बात दूसरी है कि गांधी जी जैसे कुछ विचारकों ने तो हथियार के जवाब में तो सीधे शांतिपूर्ण अवधारणा को जन्म दिया कि अगर कोई एक तमाचा भी एक गाल पे मारता है तो आप दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दीजिए, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया था अंग्रेजों के विरुद्ध। चलिए, जब युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता, इच्छा अनुसार उसे टाला नहीं जा सकता, तो हथियारों पर प्रतिबंध किस प्रकार लगाया जा सकता है? इससे तो यही साबित होता है कि युद्ध आवश्यक है, शस्त्र आवश्यक है और रक्षा एवं प्रतिरक्षा नितांत आवश्यक है। ठीक है भाई, जब युद्ध को नहीं टाला जा सकता तो हथियारों में प्रतिबंध क्यों लगाया जाए? क्योंकि बिना हथियार के युद्ध होगा नहीं, और युद्ध हम टाल नहीं सकते, तो लड़ने के लिए हथियार की जरूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, अगला है शक्ति संतुलन बनाए रखना शांति के लिए आवश्यक है। कभी कभी शक्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए भी शस्त्रीकरण को अपनाना पड़ता है। रक्षा का दायित्व सैन्य शक्ति, सैन्य संगठनों, रक्षा उत्पादन, सैन्य समझौतों, शत्रुओं से होने वाले सशस्त्र आक्रमणों तक ही सीमित होता है। भारत के प्रमुख दो पड़ोसी राष्ट्र ऐसे हैं जिससे भारत के अब युद्ध भी हो चुके हैं और सदा सीमा पर युद्ध की आशंका बनी रहती है। वे पड़ोसी राष्ट्र हैं पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान तो भारत का एक भाग है। इससे तो आजादी के बाद से ही युद्ध होना प्रारंभ हो गया। आज तक 4 युद्ध हो चुके हैं। सीमा विवाद और सीमा पर गोलाबारी और घुसपैठ लगातार जारी रहती है। चीन भी भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है। वर्तमान समय में विश्व की तृतीय महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ चुका है। तृतीय क्या कहें मित्रों, लगभग यह दूसरी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, क्योंकि सोवियत संघ तो पीछे हो गया। इससे भी सीमा विवाद चल रहा है। भारत चीन की विस्तारवादी और फालतू के विवाद पैदा करने की नीति से परेशान है। भारत की संपूर्ण रक्षा एवं सैन्य तैयारी चीन और पाकिस्तान को ही ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो यहाँ मित्रों हम जो कुछ भी पढ़ेंगे भारत के रक्षा नियोजन और भारत के बारे में ही विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया मित्रों रक्षा की अवधारणा। आगे हम पढ़ते हैं राष्ट्र के लिए संभावित खतरे और इसी में खतरे का आकलन। ठीक है मित्रों, ये मान के चलिए कि इसमें जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है हर टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको केवल समझने का प्रयास ज्यादा करना है। ठीक है, चलिए, ये सत्य है कि राष्ट्र अपने संभावित शत्रुओं से सदा भयभीत रहते हैं। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में कहा है कि अपना पड़ोसी ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। मित्रों ये पहले की बात थी, जब राष्ट्र खास करके राष्ट्र विस्तार की इच्छा रखता था, राज्य की प्राप्ति की इच्छा रखता था, तो
तो उस समय पड़ोसी राष्ट्र पहले अपने राज्य की विस्तार तो है, कोई भी राष्ट्र होगा, कोई भी राज्य होगा और उसके विस्तारवादी नीति है या अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है तो पड़ोसी राष्ट्र की ओर ही बढ़ता है। यानी पहला जो आक्रमण होता है वो पड़ोसी के ऊपर ही होता है। ठीक है, लेकिन आज की परिस्थितियां भिन्न हैं। इसलिए भिन्न है कि यार प्रक्षेपास्त्रों और जो है परमाणु बम जैसे भयानक हथियारों का युग है, और प्रक्षेपास्त्रों ने तो पड़ोस को भी दूर कर दिया है, क्योंकि एक राष्ट्र कहीं भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि आक्रमण अब सीधे डायरेक्ट वायु मार्ग से होगा, थल का प्रयोग करना ही नहीं है। प्रक्षेपास्त्र भी जाएंगे तो राष्ट्र के ऊपर से जाएंगे। ठीक है, तो ये ठीक है कि हम ये कह सकते थे पहले कि कौटिल्य ने जैसा कहा था कि मंडल सिद्धांत में कि पड़ोसी ही सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन आज के समय में विचारधाराओं का संघर्ष जो है इसमें कोई भी राष्ट्र किसी का शत्रु हो सकता है, और वहीं बैठे बैठे वो जो है किसी से युद्ध की घोषणा भी कर सकता है और युद्ध भी लड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रक्षेपास्त्रों का जमाना है, मिसाइलों का जमाना है, और ये प्रक्षेपास्त्र मात्र कुछ ही मिनटों में कि संपूर्ण विश्व में प्रक्षेपास्त्रों के द्वारा कहीं भी आक्रमण किया जा सकता है। यानी किसी के ऊपर अटैक किया जा सकता है, किसी को बर्बाद किया जा सकता है। ठीक है, तो आज जो है ये स्थिति पड़ोस तक ही सीमित नहीं है, कहीं से भी कभी भी आक्रमण हो सकता है। ठीक है, चलिए हम ये जानते हैं कि हितों का टकराव ही युद्ध का कारण होता है, और हितों की प्राप्ति उसे बढ़ाना एवं उन्हें बनाए रखना एक राष्ट्र का प्रथम उद्देश्य होता है। सही बात है मित्रों, आपस में अगर हित टकराते हैं, हितों का मतलब अगर हित सीमित हैं, कई राष्ट्रों को चाहिए, तो बस यही कंडीशन आती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो ताकतवर होगा, अपनी क्षमता से उस हित को प्राप्त कर लेगा, और जहां पर हितों का टकराव नहीं है युद्ध नहीं होगा, लेकिन हितों का अगर आपस में टकराव हुआ तो युद्ध का कारण बनते हैं। यहां टकराव यह भी है मित्रों कि ज्यादातर राष्ट्र संपूर्ण हितों पर अपना अधिकार बनाए रखने का प्रयास करते हैं, जो कि अंत में युद्धों को ही जन्म देता है। ठीक है, तकनीकी विकास के इस युग में एक राष्ट्र तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक कि वह अपना सर्वांगीण विकास करने में समर्थ नहीं है। जैसा कि वाल्टर लिपमैन ने कहा है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा तभी समझी जाती है जब तक उसे युद्ध निवारण हेतु अपने मार्मिक हितों का बलिदान नहीं करना पड़ता, आवश्यकता पड़ने पर वह युद्ध के द्वारा भी उन्हें बनाए रखने में समर्थ होता है। कहने का मतलब यही है, एक राष्ट्र वहीं तक सुरक्षित है, अर्थात एक राष्ट्र को शक्तिशाली होना चाहिए ताकि अपने वो सभी प्रकार के हितों की रक्षा कर सके, कम से कम उतनी रक्षा तो कर ही सके जो उसके मार्मिक हित है। मार्मिक हित का मतलब प्राथमिक हित। जैसे मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह एक राष्ट्र की प्राथमिक जरूरत जो होती है एकता, अखंडता और संप्रभुता। ठीक है, खतरा सर्वप्रथम पड़ोसियों से होता है। एक राष्ट्र सबसे पहले जो खतरा महसूस करता है वह है अपनी सीमाओं की रक्षा। इसके लिए वह अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर दृष्टि रखकर अपनी शक्ति का विस्तार करता है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में वह अपनी न्यूनतम प्रतिरोधक एवं शक्ति संतुलन को बनाए रखना का प्रयास करता है। यानी न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना चाहता है कि कम से कम पड़ोसी अगर आक्रमण करता है तो उससे लड़ने लायक तो बने ही रहे, और एक प्रकार से उतनी क्षमता विकसित करता है कि पड़ोसी राष्ट्र जो है उसकी शक्ति से भयभीत होकर, यानी जो संतुलन जो है उतना बना रहे कि पड़ोसी जो है उसके ऊपर आक्रमण करने की हिम्मत ना करे। ठीक है मित्रों, आप जानते ही हैं अगर दो राष्ट्रों की शक्ति बराबर है तो उनमें कभी युद्ध नहीं होगा। युद्ध तो तब होता है जब दोनों के बीच का संतुलन जो है डिसबैलेंस हो जाए, अर्थात एक राष्ट्र ज्यादा ताकतवर हो जाए, दूसरा कमजोर हो जाए, युद्ध तब होता है। ठीक है, अगर दो राष्ट्र बराबर होते हैं तो उनके बीच में समझौता युद्ध नहीं होते। अब आज के समय में जो परमाणु युग का जमाना है, परमाणु बमों जैसे विनाशक अस्त्र जो है धरती पर मौजूद हैं, तो आज की स्थिति में तो ये महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, ये सत्य है कि कोई भी राष्ट्र बराबर नहीं होना चाहता और वह बराबर रहना भी नहीं चाहता। वह अपने विरोधी से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहता है, और यही प्रक्रिया शस्त्रीकरण को बढ़ावा देती है। मित्रों, ये सत्य है कि हम लोग शक्ति संतुलन के नाम पर शक्ति संतुलन नहीं करना चाहते, केवल यही चाहते हैं कि शक्ति संतुलन का नाम देकर अपने पड़ोसियों से भारी बन जाएं,
यानी अपने कोई चाहता नहीं है कि हम बराबर हो जाएं, बराबर कोई नहीं चाहता, चाहता है कि हम अपने प्रतिद्वंदी से आगे हो जाएं। मित्रों, आप लोग भी अगर पढ़ाई करते हो तो आपके दिमाग में भी रहता है कि अगर कोई पढ़ने में तेज है तो दिमाग में ये रहता है कि हम उसके पहले बराबर तो हो जाए, लेकिन बराबर रहने पर भी हम थकेंगे, रुकेंगे नहीं वहां पर, अब उसको परास्त करने के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह शस्त्रों की होड़ होती है, शक्ति होती है, राष्ट्रीय शक्ति, जिसके कई तत्व होते हैं, मान लीजिए, उसको हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी जो है एक पड़ोसी राष्ट्र से, अपने शत्रु राष्ट्र के हम बराबर नहीं होना चाहते, उससे ज्यादा होना चाहते हैं, उससे ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं, ताकि शक्ति संतुलन हमेशा हमारे पक्ष में बना रहे। ठीक है, ये सत्य है कि शक्ति का संतुलन हम लोग पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वास्तव में कोई शक्ति संतुलित रखना नहीं चाहता। सभी जो है शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं और चाहते हैं कि अपने पड़ोसी के मुकाबले हम ज्यादा शक्ति एकत्रित करके अपने पास रखें। ठीक है, और यही वजह है कि शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। भाई शक्ति को इकट्ठा करेंगे तो शक्ति को इकट्ठा तो तभी होगा, हथियार अच्छी अच्छी क्वालिटी के होंगे, सेनाएं बड़ी ज्यादा होंगी। ठीक है, विकास ज्यादा हम करेंगे। चलिए, यदि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तब भी अपनी न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बनाकर या संधियों के द्वारा अपनी सुरक्षा का प्रयास करता है। एक राष्ट्र वर्तमान विज्ञान और तकनीकी के इस युग में संपूर्ण विश्व ही सिमट कर छोटा बन चुका है। हथियारों के स्वरूप में इतना परिवर्तन आ चुका है कि हथियारों में इतनी गतिशीलता आ चुकी है कि मात्र कुछ ही मिनटों में संपूर्ण विश्व को युद्ध क्षेत्र में तब्दील किया जा सकता है। मित्रों, वही चीज जो गतिशीलता का मतलब वही हम मानते हैं जो प्रक्षेपास्त्रों का जमाना है। ठीक है, जैसे हमने कहा ना, गति मतलब तेजी से, तो आज का मतलब वही है कि तेजी से हम विश्व में कहीं भी आक्रमण कर सकते हैं। अगर सभी राष्ट्र आक्रमण करना शुरू हो कर देंगे तो विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है मात्र कुछ ही मिनटों में। ठीक है, चलिए, विश्व की प्रमुख महाशक्तियां जैसे अमेरिका, रूस, चीन आदि विश्व में किसी भी राष्ट्र को पलक झपकते ही नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। ये भी सत्य है कि अकारण कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता, इसीलिए कोई भी राष्ट्र अपनी रक्षा तैयारी अपने शत्रुओं, पड़ोसी राष्ट्रों, सीमाओं की स्थिति को ध्यान में रखकर करता है। उसी के अनुरूप ही रक्षा बजट भी निर्धारित करता है। रक्षा व्यय एक अनिवार्य आवश्यकता है। रक्षा तंत्र पर किया गया व्यय नागरिक व्यय पर किए गए व्यय से कई गुना अधिक होता है। संभवतः प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं होती कि वह अपनी आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से, हर प्रकार के खतरों से अपने को सुरक्षित रख सके। ठीक है, वर्तमान हथियारों में जहां परमाणु अस्त्र, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, रासायनिक एवं जैविक हथियारों से भी कई गुना शक्तिशाली ऐसा हथियार आ चुका है जो कम हथियारों जैसा बिल्कुल नहीं लगता, वह है कंप्यूटर और इंटरनेट। इसे सूचना का तेज माध्यम होने के कारण साइबर हथियार कहा जाता है। साइबर आक्रमण हर प्रकार से सुरक्षित होता है। एक साइबर योद्धा विश्व के किसी कोने में बैठकर चुपचाप कहीं भी विश्व के किसी कोने में आक्रमण कर सकता है। ठीक है, साइबर आक्रमण जिसमें कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रयोग से कंप्यूटर पर ही आक्रमण किया जाता है, जिसमें कोई रक्तपात नहीं होता, लेकिन राष्ट्र की कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था को नष्ट करके अव्यवस्था फैलाई जा सकती है। और यह साइबर आक्रमण बिना किसी खर्च के किया जाता है, जिसमें आक्रमणकारी का बहुत दिनों तक पता ही नहीं चल पाता। जो राष्ट्र जितना अधिक विकसित एवं तकनीकी विकास से युक्त होगा, साइबर आक्रमण उस राष्ट्र पर उतना ही अधिक प्रभावी होगा। जो राष्ट्र जितना अधिक अविकसित एवं गरीब होगा, साइबर आक्रमण से उतना ही अधिक वो सुरक्षित होगा। मित्रों, एक प्रकार से यह कंप्यूटर का कंप्यूटर पर आक्रमण होता है। आजकल ये खतरा इसलिए भी है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। कंप्यूटर के बगैर जो है हमारे किसी क्षेत्र का कोई काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल ये मान के चलिए कि जब तक हम लोग बैलगाड़ियों पर चलते रहे तब तक दुर्घटनाएं कम होती थी। जब हम लोग रेलवे, मोटर गाड़ियां, हवाई जहाज का विकास कर लिए तो यहाँ पर सुरक्षा की गारंटी जो है 100% नहीं रह जाती। उसी की देन है, अर्थात तेजी से विकास, तेजी से विनाश। जब तक हम लोग अविकसित थे दुर्घटनाएं नहीं होती थी। कुछ प्राकृतिक दुर्घटनाएं जरूर होती थी, वो दूसरी चीज है, महामारी जैसे फैलना, लेकिन विकास के क्षेत्र में अन्य प्रकार के जो है दुर्घटनाएं भी सामने आ गए हैं। तो इसी प्रकार ये भी है, साइबर आक्रमण भी। जो राष्ट्र जितना अधिक विकसित है, जहां पर कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था जितनी ज्यादा है, समझ लीजिए वहां पर उतने ही लक्ष्य ज्यादा है।
और राष्ट्र चूंकि आज के समय में संपूर्ण राष्ट्र की व्यवस्था ही कंप्यूटर पर आश्रित हो चुकी है, इसलिए साइबर आक्रमण और भी सरल हो गया है। हाँ, ये बात सही है कि जिस राष्ट्र में कंप्यूटर व्यवस्था अभी नहीं होगा, उस राष्ट्र के लिए साइबर आक्रमण उस राष्ट्र पर नहीं किया जा सकता, वो समझ लीजिए उतना ही ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान राष्ट्रों के संबंध में यह कहा जाए कि सीमाओं पर खतरा मौजूद है, तो पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान तकनीकी विकास के कारण खतरा तो सीमाओं के अतिरिक्त विश्व के किसी कोने से भी हो सकता है, चाहे वह साइबर आक्रमण के रूप में खतरा हो या प्रक्षेपास्त्रों से। वर्तमान राष्ट्रों को अपने पड़ोसियों से, विश्व के अन्य शक्तियों एवं महाशक्तियों से कहीं से भी कभी भी प्रक्षेपास्त्रों से, साइबर आक्रमण का, परमाणु, जैविक एवं रासायनिक आक्रमण का आदि का खतरा बना हुआ है। शक्ति संतुलन, परस्पर विनाश का भय जिसे भयादोहन कहा जाता है, सैनिक संधियां एवं अपनी न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना आवश्यक है। इस तकनीकी विकास के युग में शायद इसी के भरोसे राष्ट्र एवं विश्व सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही जो है आपका ये चैप्टर समाप्त, आपका ये कोर्स ही समाप्त हो, क्योंकि बहुत से विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं भी शायद बहुत जल्दी होंगी। ठीक है, चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए।